Suprabhat everyone. Students, today we are going to discuss for class 12 from Vista's book lesson number 4, and the name of the lesson is The Enemy, written by Pearl S. Buck. Pearl S. Buck is an eminent writer who has achieved the Pulitzer Prize for her writing, as well as she was the first American to get Nobel Prize for the literature. वो पहली महिला थी and about 450 years she was the only one. लगभग 50 साल तक after that the another one entered into her lead. कोई दूसरे इसके अंदर आई थी. This lesson is written at the time of Second World War when there was great enmity between Japan and America because Japan attacked on Pearl Harbor, the location, the place of America, where near about 28 soldiers got died in that attack, and America was very eager to take revenge on the Japan. That's why here we are told the story about the enemy. But students, don't take it only for Japan and America. The situation, the circumstance can be with any nation. We can take here the condition of India and Pakistan, India and China, China and America, and many more countries are there. किसी भी देश के बीच में ऐसा हो सकता है कि वहां पे हमारी एनिमिटी आए. द एनिमी ये किसी के लिए भी हो सकता है. इस लेसन के अंदर हमारे को कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको जानना. If we will not know the characters, we will not be able to understand the chapter. अगर हमारे को उनके बारे में नहीं पता होगा तो हम चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. इसलिए जो कैरेक्टर्स हैं उनका क्या रोल है और कहाँ पे वो चले. डॉक्टर सदाओ होके he is the protagonist in the story. जो डॉक्टर सदाओ होकी है ये एक जापानीज है और ये अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करके आया है. और उसके बाद आता सदाओ फादर. ये सदाओ के पिता हैं who was a good father and whose only concern was the studies of his son. एक बहुत अच्छा पिता था और जिसकी एकमात्र चिंता ये थी कि मेरे बेटे की पढ़ाई कैसे अच्छी से हो. And his son to America, to US for his further studies, and after the completion of his study when he returned, he was very happy that his son was an eminent doctor as well as an eminent scientist also. कि जब वो वापस आया तो एक अच्छे डॉक्टर के रूप में और एक साइंटिस्ट के रूप में आया. सुदाओ के फादर एक बहुत ही अच्छे, हम ये कह सकते हैं, देशभक्त थे. ही वाज अ ग्रेट पैट्रियट बिकॉज ही डिड नॉट लेट एंटर एनी फॉरेनर थिंग इन हिज रूम. वो अपने कमरे में एक भी फॉरेनर चीज को नहीं आने देता था. और इससे भी बड़ा उदाहरण जो उसने डॉक्टर सदाओ होकी के मन में किया था वो अब लेसन पढ़ेंगे तब आएगा कि कैसे जब वो डॉक्टर सदाओ होकी अपनी वाइफ हाना से अमेरिका में मिला था और वो उससे प्यार भी करता है, लेकिन तब तक प्यार का इजहार नहीं किया जब तक ये नहीं पता चला कि she is pure in breed, means she is Japanese. Until or unless he did not come to know, he did not offer her for the marriage because he know very well that his father will not allow him to marry with someone else who belong to other race. जो दूसरी प्रजाति से दूसरी जगह से बिलोंग करेगी उससे उसका फादर अलाउड नहीं करेगा. तो प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए POW लिखा स्टूडेंट्स. ये एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है जो लड़ाई के अंदर था और वो वहां से भाग निकला था और वो बह के समुद्र के साथ वो सदाओ होकी के घर के बाहर आया था, जिसको डॉक्टर सदाओ होकी ने ट्रीट किया था और बाद में वहां से भागने में भी हेल्प की थी. सर्वेंट्स. अब डॉक्टर सदाओ होकी के घर में कुछ एक सर्वेंट्स थे जिनमें से हमने ये लिए गार्डनर. ये डॉक्टर सदाओ होकी के फादर के टाइम से और सिंस हिज चाइल्डहुड, किसके, डॉक्टर सदाओ होकी के, उसके बचपन से उस घर में काम करता है. वो एक सुपरस्टिशियस पर्सन भी था, थोड़ा सा विश्वास में बिलीव करता था. जब डॉक्टर सदाओ होके प्रिजनर ऑफ वॉर टॉम का ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उस टाइम पे इस बंदे की एक स्टेटमेंट थी कि जब समुद्र ने, बंदूक ने उसको घायल किया है और हमारा मालिक, हमारा मास्टर, जिसको ईगो है, घमंड है अपने स्किल्स के ऊपर कि भाई मैं ठीक कर सकता हूं, उससे वो बंदूक और समुद्र बदला लेंगे, जो कि सुपरस्टिशियस बिलीव्स है, विश्वास है. उसकी एक विशेषता ये भी है कि ही वाज अ मोस्ट स्पेशलिस्ट. मोस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ये लाइकन जैसा, एल्गी जैसा, काई जैसा एक सॉफ्ट सा प्लांट होता है जिसके द्वारा, जिसके साथ उसने डॉक्टर सदाओ होकी के फादर के लिए एक बेस्ट गार्डन वहां पे प्रिपेयर किया था, एक बेस्ट पार्क बनाया था. उनके घर की कुक, ये भी लेडी
डॉक्टर सदाव हॉकी के बचपन से ही सिंस हिज चाइल्डहुड वाज वर्किंग इन द हाउस एंड देयर इज अ स्टेटमेंट सेड बाय हर व्हेन शी cut any kind of animal for preparing the food at that time she let the whole blood into the विस्टारिया वाइन्स और द अदर प्लांट्स, वो विस्टारिया वाइन है जो दूसरे पौधे थे उनमें वो सारा खून जाने देते थे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर मीन in our blood whatever is being taught that enters and that make us what we are before anybody। हमारे को जो भी चीज दी जाती है, सिखाया जाता है, वो हमारे खून में ही दौड़ता है और उसके बाद हम आगे वाली जनरेशन या आगे वाले इंसान के सामने वैसे ही प्रेजेंट होते हैं जैसा हमें सिखाया गया है। उसके बाद था जनरल ओल्ड जनरल मेजर ताकिमा। जो जनरल ताकिमा है वो एक ओल्ड जापानीज जनरल है जिसने बहुत सारे अचीवमेंट गेन किए हैं, नेम फेम हासिल किया है, लेकिन अब वो बीमार है और उस टाइम पे जब जापानीज आर्मीज फ्रंट के ऊपर गई है, मोर्चे पे गई है, उस टाइम पे उनके जो वाउंडेड सोल्जर्स है उनके ट्रीटमेंट के लिए और डॉक्टर्स को भेजा गया, लेकिन जनरल ताकिमा ने डॉक्टर सदाव को अपने साथ रखा क्योंकि इसकी तबीयत काफी खराब है एंड ही कैन रिक्वायर एनी टाइम इमरजेंसी ऑपरेशन, उसको इमरजेंसी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसलिए उसने डॉक्टर सदाव होके को अपने पास रखा है। उसका ऑफिसर जब ये बीमार होता है तो ये ऑफिसर डॉक्टर सदाव होके के पास उसको बुलाने के लिए जाता है कि ऐसे ऐसे मेजर की जनरल की तबीयत खराब है और आप आ जाइए। असैसिन्स होते हैं हत्यारे, मर्डरर। ये प्राइवेट असैसिन्स, पर्सनल असैसिन ओल्ड जनरल के पाले हुए थे, उसने अपने पास रखे हुए थे क्योंकि जहां पे अनार्की और अराजकता हो मीन्स राजा के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए तो उनको दबाने वाला भी चाहिए, इसलिए इसने अपने ऐसे असैसिन रखे हुए थे जो इंटरनल ब्लीडिंग करने के लिए माहिर थे और वो 1 मिनट में बंदे को समाप्त कर सकते थे। इनका भी यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस the theme and the message of the lesson which is very important for everyone on this earth. First one is conflict between man's human feelings। इस लेसन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ड्यूअल, एक लड़ाई। हमारे जो ह्यूमन फीलिंग है उनके बीच में एक लड़ाई दिखाई गई है स्टूडेंट्स। अब आपको हम कुछ पढ़ा रहे हैं, आपके पेरेंट्स कुछ पढ़ा रहे हैं या और जो आप बुक से पढ़ते हो, आपको कोई काम दिया जाता है तो जरूरी नहीं होता हर टाइम आपके पास आपके पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या कोई बड़ा हो। कई बार आपको अपने विवेक से, सेल्फ कंसाइंस से डिसीजन लेना होता है और एक होता है आपको पढ़ाया गया। मीन्स दोनों चीजें जब कंपीट करती हैं और आपको लगे कि कौन सी बात को मैं फॉलो करूं, वो वाला द्वंद्व यहाँ पे दिखाया गया कि इंसान की कई बार विरोधाभासी हो सकती है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है कि जो सीखा है वो उसके अगेंस्ट डिसीजन ले, जैसा कि इस लेसन के अंदर डॉक्टर सदाव होकी के द्वारा लिया गया। सुपीरियरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी ओवर ऑल, ये इसका बेस्ट थीम है कि सबसे ऊपर, सर्वोपरि जो हमारे लिए होना चाहिए, ह्यूमैनिटी की सुपीरियरिटी होनी चाहिए। इंसान को अब हमारे को यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट या कुछ एक लोगों के कॉन्फ्लिक्ट के कारण, लड़ाई के कारण हम चाइनीज से भी हेट करते हैं, हम पाकिस्तानी से भी हेट करते हैं। जो भी हमारे देश के अंदर कुछ गलत गतिविधियों को, एक्टिविटीज को अंजाम देता है, उस वही हमारा हम दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन उस एरिया की, उस लोकेलिटी के सभी इंसान तो हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। तो सुपीरियरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी ओवरऑल, इसलिए हमने मानवता को सबसे ऊपर, सर्वोपरि रखना चाहिए। इट इज द बिगेस्ट क्रीड फॉर अस, हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म यही है। अगर पूजा करनी है तो इसी की कीजिए, मानवता की कीजिए। मैसेज पीस, ये लेसन हमारे को शांति का संदेश देता है कि एवरी ह्यूमन ऑन दिस अर्थ शुड लिव इन पीस विद ईच अदर। हमें एक दूसरे के साथ शांति प्रिय रहना चाहिए। हमारे देश का जो एक नारा है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धराई, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, उस बात को फॉलो करना चाहिए। लव, अगर हम इस सबको एक परिवार मानेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारा आपस में एक दूसरे के प्रति अफेक्शन होगा, लव होगा, स्नेह होगा। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पूरी धरती को, हर जगह पे जितने भी इंसान हैं हम सबको अपने भाई बंधु माने और किसी के साथ कोई लड़ाई ना करें, तो वो भी हमारे पीस वाले को ही प्रूव करता है। वार एंड अननेसेसरी इवेंट, जो लड़ाई है, युद्ध है, वो एक अननेसेसरी इवेंट है। कुछ एक लोगों के मोटिव को प्रूव करने के लिए वो लड़ाई लड़ी जाती है, अदरवाइज जो लोकल
सब्जेक्ट्स हैं, आम जनता है, वो कभी भी जनरल पब्लिक इसके अंदर इंडल्ज होना नहीं चाहती, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा एक कर्स होता है, अभिशाप होता है। इवेंट दैट डिवास्टेट होता है डिस्ट्रक्ट, बर्बाद कर देना ह्यूमैनिटी। वो मानवता की जो एक लिमिट होती है हमारे को सिखाया जाता है, उस गुण को बर्बाद कर देता है और मानव को ही मानव का दुश्मन बना देता है। स्टूडेंट्स, कई बार आपने देखा होगा जो बॉर्डर के ऊपर लड़ने वाले सैनिक है वो एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन उनके देश के कुछ एक लोगों के हित छिपे हुए हैं, उधर से किसी के और उधर से किसी के, और उनके हितों पे वो अनजान आदमी एक दूसरे की जान लेने को उतावले हो गए। इसलिए वॉर हमारे लिए हमेशा क्या लेके आता है? वॉर के कारण पॉवर्टी आती है स्टूडेंट्स, स्टारवेशन आती है, भूखमरी, और वॉर हमारा जो इंफ्रा है उसको बर्बाद कर देता है, जिसके कारण हम वापस पॉवर्टी के शिकार हो जाते हैं। और ऐसा कहा गया है, पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल कर्सेस, सभी समस्याओं की जड़ ही पॉवर्टी है। यही हमारे को किसी भी गलत काम को करने के लिए उतारू कर सकती है। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेसन, प्लीज बी अटेंटिव एंड लिसन इट केयरफुली। Dr. Sadao Hoki, when he was a child, and at that time his father accompanied him to the seashore of the Japanese some islands. जब वो एक बच्चा था, उसका फादर हमेशा उसको अपने साथ लेके जाता कुछ जापानीज आइलैंड की तरफ, और वहां पे ले जाके वो कहता दोज आइलैंड्स योंडर देयर, मींस वहां पे हम किसी चीज की तरफ संकेत करके कहें तो थोड़ी सी हमारे निकट हो, थोड़ी सी दूर भी हो, कि वो वहां पे जो विराजमान है, दे विल बी द स्टेपिंग स्टोन्स फॉर द फ्यूचर ऑफ जापान, वो जापान के भविष्य के लिए स्टेपिंग स्टोन साबित होंगे। तो डॉक्टर सदाओ होकी के मन में एक क्वेश्चन राइज होता, एंड एवरी टाइम ही पुट द क्वेश्चन बिफोर हिज फादर, वेयर विल दे टेक अस, मींस वहां से स्टेपिंग स्टोन से हम कहां पे जाएंगे? एंड द रिप्लाई फ्रॉम हिज फादर वाज, नन कैन बाउंड अवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को कोई भी चीज बांध नहीं सकती, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट इज अप टू आवर ओन एफर्ट्स वेयर वी वांट टू टेक अस, ये हमारे एफर्ट्स होते हैं, प्रयास होते हैं। स्टूडेंट्स, कोई बच्चा ऐसा होता है जो 90% लेके ही सेटिस्फाई हो जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता, और कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो 100% लेके कहता है ये तो थी मेरी बुकिश नॉलेज, अब इसके बाद मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम करूंगा। मींस वहां पे हमारा भविष्य एक तो 100 लेके ही सेटिस्फाई हो गया और एक को 100 के बाद भी अपनी भूख है। मींस इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ह्यूमन, What he or she wants to do, वो क्या करना चाहता है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमारे भविष्य की कोई लिमिट नहीं है, इट इज इनफाइनाइट, असीमित है, हम कहीं तक भी जा सकते हैं। खाना, एंड हिज फादर टेल हिम दैट nobody can bound us with our future, हमारा जो फ्यूचर है उसके साथ बांध नहीं सकता कि हमारा एक लिमिटेड है, हम अनलिमिटेड हैं। आफ्टर दैट his father's main concern was the studies of his son, उसके फादर की मुख्य चिंता थी उसके बेटे की पढ़ाई। So for the completion of his studies he sent, means Dr. Sadao's father sent Dr. Sadao Hoki to US for the completion of his further studies, उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने उसको कहां भेज दिया? अमेरिका भेज दिया, और कि वहां पे अपनी पढ़ाई पूरी करके आए। अब डॉक्टर सदाओ होकी का फादर एक प्योर जापानीज था, वो पैट्रियोट था, देशभक्त था, एंड ही नेवर लेट एंटर एनी फॉरेनर थिंग इन हिज लिविंग रूम, उसका जो लिविंग रूम है उसके अंदर किसी भी विदेशी चीज की एंट्री नहीं करने देता था। When Dr. Sadao Hoki was in America for the completion of his studies, there he faced racial discrimination. Students, racial. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है कि जब हम अपने आप को सुपीरियर माने, जैसे आपने लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन के अंदर लैंग्वेज सोवेनिज्म पढ़ा था, इसी प्रकार यहाँ पे रेशियल सोवेनिज्म, कि हम बेहतरीन हैं, हमारे से ऊपर कोई नहीं है। तो अमेरिकन वहां पे ऐसा मानते थे, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट लेट टू एंटर द जापानीज इन देयर होम्स एज द रेंट और गेस्ट और पेइंग गेस्ट, वो किराएदार के रूप में या पेइंग गेस्ट के रूप में, टेनेंट्स के रूप में। टेनेंट क्या होता है? किराएदार, इसके रूप में एंटर नहीं करने देते थे। वहां पे डॉक्टर सदाओ ने इन चीजों को काफी फेल किया, बट सम ऑफ द अमेरिकन्स वर वेरी काइंड ऑल्सो,
हर जगह पे एक जैसे नहीं होते, हमारी बॉडी सारे एक जैसे नहीं, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हैं। तो इसी प्रकार जब वो वहां पे गया, उसने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया, लेकिन कुछ लोग वहां पे उसको बड़े काइंड हार्टेड भी मिले, और वहां पे उसका जो एनाटॉमी का प्रोफेसर था या और जो उनके दो लेक्चरर थे, उन्होंने एक बार डॉक्टर सदाओ होकी और अपने कुछ स्टूडेंट्स को अपने घर पे इनवाइट किया था, ताकि वो उनके साथ फेमिलियर हो जाए और कोई हेजिटेशन फील ना करें कि वी आर द फॉरेनर एंड वी आर माल ट्रीटेड, हमारे साथ मिसबिहेव किया जाता है, ऐसा ना हो। कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए जब घर पे बुलाया, तो डॉक्टर सदाओ होकी इस बात को एक बार तो अवॉइड करने वाला था कि मैं ना जाऊं, लेकिन आखिरकार वो चला गया और वहां जाके उसने देखा कि हाना जो कि वहां लड़की आई हुई थी, उसको देखते ही उसको उससे लव हो गया। लेकिन जब तक उसको पता नहीं चला कि हाना इज प्योर इन ब्रेड मीन्स इज जापानीज, टिल देन ही डिड नॉट डिस्क्लोज अबाउट द लव, अबाउट द अफेक्शन, अबाउट द क्रंच ऑन हर, कि उसके ऊपर जो आया दिल आया उसके बारे में नहीं बताया। जब पक्का कंफर्म हो गया तो उसने उसको बता दिया। बट बीइंग अ गुड सन, एक अच्छा सन, एक अच्छे पुत्र होने के नाते, he did not marry Hana in America. They returned to Japan and then he discloses the whole thing to his parents and she also to her parents, and after the approval of from the both families, then they got married with each other. उसके बाद दोनों ने आपस में शादी की। ये बहुत अच्छी इनकी पहचान है। एक ये है कि भाई आजकल के बच्चे ऐसे ही कर लेते हैं, एटलीस्ट हमें अपने पेरेंट्स के साथ ये बातें शेयर करनी चाहिए। तो वहां पे पढ़ाई पूरी करके जब वापस डॉक्टर सदाओ होके आया, वो एक एमिनेंट सर्जन भी है और एक एमिनेंट साइंटिस्ट भी बन गया, जो कि एक ऐसा मेडिसिन इन्वेंट कर रहा था जो हमारे स्कार होते हैं, घाव के निशान होते हैं, उसको कंप्लीट रूप से बैनिश कर सकता है, हटा सकता है। तो यहाँ आके जब शादी होने के बाद वो अच्छे से रह रहे हैं, उनका घर एक सी कोस्ट के ऊपर, तो लोकेशन डॉक्टर सदाओ होकीज होम दिया गया है। लोकेशन ऑफ द या सेटिंग आप कह सकते हो स्टोरी, डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस। डॉक्टर सदाओ होकी के घर को, जो कि सी कोस्ट के ऊपर लोकेटेड है, लो हाइट है लेकिन पत्थर का बना हुआ है, और वहां पे डॉक्टर सदाओ होकी अपने काम से आने के बाद आराम से खड़ा हुआ कुछ देखता है। उसकी वाइफ भी बाहर आ जाती है। इवन दो दे आर द पेरेंट्स ऑफ 2 चिल्ड्रन बट देयर इज नो लैकिंग इन देयर लव, उनके प्यार में कोई कमी नहीं है, वो यो भी अभी भी यो का बरकरार है। तो बाहर आके हाना उसके पास खड़े होते हैं, वो रेलिंग के पास खड़े होकर देखते हैं कि बाहर का नजारा क्या है। वहां पे उस टाइम पे ठंड का मौसम है और दिन की गर्मी के कारण शाम को जब ठंड हुई तो एकदम से समुद्र के पानी के अंदर बहुत ज्यादा मिस्ट कोहरा बनता है, जो धीरे धीरे हर एक चीज को अपने आगोश में लेता जा रहा है। अब डॉक्टर सदाओ साइलेंट मोड में उन चीजों को ऑब्जर्व करता है कि कैसे कोहरा आगे की तरफ बढ़ेगा, किन चीजों को अपने आलिंगन में आगोश में लेता जाएगा। वो धीरे धीरे जो पाइन ट्रीज वहां पे दिखाए गए हैं, जो कि उसकी बाउंड्री का काम करते हैं वहां उसके घर के इर्द गिर्द, तो उन चीजों को देख रहा है। तभी हाना बाहर आई, वो दोनों खड़े होकर उन चीजों को देखते हैं। तो अचानक उनको एक चीज ऐसी नजर आती है कि समुद्र के अंदर एक बार खड़ी हुई फिर गिर गई। वो ब्लैक ब्लैक है, मीन्स अब तक उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अनआइडेंटिफाइड थिंग है। उन्होंने सोचा ये या तो कोई फिशरमैन होगा, मछुआरा होगा, या कोई फिर क्या होगा, बीच कोम्बर होगा। स्टूडेंट, बीच कोम्बर कौन होते हैं? वो लोग जो बीच के ऊपर किसी का जो बेशकीमती सामान गुम हो जाता है उसको ढूंढते हैं और उसको बेच के वो अपनी आजीविका चलाते हैं। उन्होंने ये सोचा था क्योंकि दोनों साइड सी कोस्ट के बहुत सारे फिशरमैन विलेजेस थे और उन फिशरमैन के गांव से कोई आ गया होगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति वो है। लेकिन वो दौड़े दौड़े वहां पे गए, वहां पे जाके उन्होंने देखा घायल अवस्था के अंदर एक इंसान लेटा हुआ है। अब वो दोनों उसको ऑब्जर्व करते हैं और डॉक्टर सदाओ होकी बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते अब उसने क्या किया, ये देखा कि इस व्यक्ति को दिक्कत क्या है। उसकी उंगलियां बहुत तेज फ्लटर करती है, फड़फड़ाती हैं, एंड ही वांट टू सर्च फ्रॉम वेयर ही इज वाउंडेड, कि उसका कौन सा बॉडी ऑर्गन वाउंडेड है, घायल है। और एट लास्ट हिज फिंगर्स वर ऑन द टारगेट, ऑन द पॉइंट। आखिरकार उसकी उंगलियां उस जगह पे गई जहां से वो वाउंडेड था, फ्रेश ब्लड आया। तो तुरंत उसने जो मोश थी वहां पे सी के अंदर, समुद्र के अंदर काई थी, एलगी थी, उसको उठाया और उस घाव पे ठूस दिया ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। अब वो दोनों कंफ्यूज है, व्हाट शुड वी डू विद हिम, हम क्या करें। अब वो कंफ्यूजन में उसको वहीं छोड़े या क्या करें। जब उन्होंने उसको चेक किया, वो एक यूएस नेवी का कैंडिडेट मिला। कौन था? यूएस नेवी।
वो वहां से भागा हुआ, युद्ध के अंदर कोई बंदी बनाया गया होगा जापानीज आर्मीज के द्वारा, और वहां से भागा हुआ है, क्योंकि फेंट लेटर, हल्के फुल्के धुंधले से जो लेटर उसकी कैप के ऊपर रखे हुए थे, लिखे हुए थे, उनको पढ़ के उसने आइडेंटिफाई किया। पर वो सोचते हैं क्या किया जाए, ये हमारा दुश्मन है, मरेगा वैसे भी, हम इसको अगर जीवित होता तो हमारी आर्मी को हैंड ओवर कर देते, लेकिन अभी घायल है, इसको यहीं पे समुद्र में छोड़ देते हैं। तो जब हाना से वो डिस्कशन करता है, हाना कहती है कि क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो वो कहता कि हाँ, लेकिन उसका मन के अंदर उसने जो कि शपथ ली थी, ओथ ली थी, जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक ओथ लेते हैं स्टूडेंट्स जब उनका मेडिकल प्रोफेशन कंप्लीट हो जाता है, कि हम हिपोक्रेटिक्स शायद यही नेम हो, हिपोक्राइट ओथ। इस ओथ को जब उनके द्वारा लिया जाता है तो इसके अकॉर्डिंग वो किसी भी पेशेंट के साथ कोई भी धर्म, जाति या देश का जो नागरिकता है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे, बिना किसी भेदभाव के वो एक सिंपल ह्यूमन बीइंग मानते हुए उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा उनके द्वारा कसम ली जाती है। और उस कसम के अधीन होके डॉक्टर सदाव कहता है कि मैं अपनी कसम को पूरा करूंगा कि मैं किसी इंसान को मरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए एट लास्ट हस्बैंड वाइफ दोनों उसको उठा के लाते हैं, और वो काफी कमजोर हो गया था, जैसे किसी पक्षी को हम खाने को कुछ ना दें या इंसान को ना दें, उसकी हड्डियां, सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर बच जाता है, तो इसी प्रकार वो कमजोर था, क्योंकि क्या पता कितने दिन से वो वाउंडेड है। और अब ये भी देखा कि गोली का निशान है ऊपर से, वो जब उन शार्प एजेस जो वहां पे समुद्र के अंदर बने हुए थे, किनारे थे चट्टानों के, उनसे होते हुए आया, उन्होंने उसको और भी वाउंडेड कर दिया है। जब वो घर पे लेके आए तो डॉक्टर सदाव ने अपनी वाइफ को बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन करने के लिए उसको वॉश करना जरूरी है। अब उन्होंने इसको, टॉम को, प्रिजनर ऑफ वॉर को डॉक्टर सदाव के फादर के रूम के अंदर रखा। ये एक आयरनिकल स्टूडेंट, जो व्यक्ति किसी चीज को नहीं रखने देता था, वो जीते जागते एक एनिमी को उस रूम के अंदर एंटर करवा रहे हैं। ये अलग बात है, आफ्टर हिज डिपार्चर फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से जाने के बाद की बात है। अब उन्होंने उसको रखा तो हाना वहां पे जो बेहतरीन क्वालिटी का उन्होंने वहां पे कपड़ा लगा रखा था, तो उसको बचाने के लिए कुछ और चीज नीचे रखती है, और डॉक्टर सदाव अपना सर्जरी का सामान लेने के लिए चला जाता है। अब सर्वेंट्स को बताया जाता है, हाना नहीं चाहती कि उसको, टॉम को कौन डॉक्टर सदाव टच करे। ये भी आयरनिकल स्टूडेंट कि जब तक वो टच नहीं करेगा ऑपरेशन कैसे होगा, लेकिन वो उसको टच नहीं करने देना चाहती। वो यूमी के पास गई, यूमी उनके घर के अंदर बच्चों की केयर टेकर थी, एक नैनी का काम करती थी, आया का काम करती थी। तो उसको कहा कि यूमी आप मेरे साथ आइए। वो कहती है मैं बच्चे को सुलाने वाली हूँ, क्योंकि ये सोने को तैयार है, पहले इसको बेडरूम में रख देती हूँ। लेकिन बच्चों ने जब माँ की आवाज सुनाई दी तो वो रोने लग जाते हैं, इसलिए माँ बच्चों के पास जाती है, उनको सहलाती है और सुला के वापस आ जाती है। यूमी अपने साथ एक बकेट लेके आई, और जब उसने उसके सामने टॉम नजर आया कि एक गोरा इंसान है, वो जब उसको वॉश करने के लिए कहा तो यूमी ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी इसको वॉश नहीं करूंगी। आप क्या सोचते हैं कि आप अमेरिका में आके रह के आए हैं तो अमेरिकन ठीक है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे हाना यूमी को समझाने का प्रयास करती है कि हम इस व्यक्ति को क्या करेंगे, पुलिस को हैंड ओवर करेंगे, जैसा कि उसने और सदाव ने डिस्कस किया था कि ठीक होने के बाद हम अपनी सेना को हैंड ओवर कर देंगे, ताकि उससे और भी जानकारी जुटाई जा सके। लेकिन यूमी कहती है मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं, और मेरा ये बिजनेस भी नहीं है, काम भी नहीं है कि मैं इस व्यक्ति के बारे में इतनी बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचूं, मेरा एरिया लिमिटेड है। स्टूडेंट अब यहाँ पे आ गई है, हु कैन बाउंड अवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को कौन, जो जहां तक सोचना बंद कर देता है वहीं तक वो लिमिटेड हो जाता है, कन्फाइंड हो जाता है। तो यूमी यहीं तक अपने आप को लिमिटेड रखे हुए है, और उसने वॉश करने से मना कर दिया। एक बार तो हाना उसके ऊपर एग्रेसिव मूड में आती है, गुस्से में आती है, लेकिन उसने सोचा कि वेदर द सर्वेंट्स विल डिस्क्लोज द थिंग दैट वी आर हार्बरिंग एन एनिमी एट आवर होम, वी मे बी ट्रीटेड एज द ट्रेजन, हमारे को देशद्रोही के रूप में ट्रीट किया जा सकता है, हमारे ऊपर ये एलिगेशन, इल्जाम लगाया जा सकता है। इसलिए वो यूमी से कहती है नाउ यू मे गो टू योर रूम और ऑन योर वर्क एंड आई विल वॉश इट। अब वो अकेली उस अंग्रेज के साथ, उस अमेरिकन के साथ नहीं रह सकती थी, लेकिन उसका गुस्सा था जो हाना को रोके हुए है, और हाना ने अपने आप उसको वॉश किया। उसको वॉश करने के बाद जब डॉक्टर सदाव को बुलाने वाली है, जैसे उसका हाथ गेट पे हो और उधर से डॉक्टर सदाव हो, तो उसने सदाव कहा, डॉक्टर सदाव ने गेट खोला, पूछा क्या है,
तो वो कहती है मैंने इसको वॉश कर दिया, यूमी ने वॉश करने से मना कर दिया। अब डॉक्टर सदाव ने हमारी दीवार के अंदर जो एक एल्को आला या स्लैब हम बना लेते हैं जिसके ऊपर कोई चीज डेकोरेशन के लिए हम रख देते हैं, तो इसी प्रकार वहां पे अपना सारा सामान रखा जो कि बिल्कुल प्रॉपर थे और उसने ऑपरेशन करने की, सर्जरी करने की तैयारी की। अब हाना एकदम से एग्रेसिव मूड में आती है और कहती है हम इसको ऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि ये जीवित हो गया। तो अब डॉक्टर सदाव कहता है अगर मर गया तो, मीन्स इन द सेंस यहाँ पे हाना तो इस बात से डरी है कि अगर ये जीवित हो गया और किसी को पता चल गया उससे पहले तो हमारे ऊपर ट्रेजन का जो एलिगेशन इल्जाम वो लगाया जा सकता है और हमारा भविष्य ही बर्बाद हो जाएगा। बच्चे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे और आपको जेल हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर सदाव कहता हो सकता है ऑपरेशन के दौरान ये मर जाए, इसलिए अभी आप कुछ ना कहें और वो ऑपरेशन करने की तैयारी कर देता है। जब उसका ऑपरेशन किया जाता है तो उस टाइम पे डॉक्टर सदाव हाना से कहता है आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। वो जरूरत क्यों है? क्योंकि बीच में अगर ये मूवमेंट करेगा तो इसको आपने एनेस्थेटिक होता है बेहोशी की दवा, कोई भी चीज स्टूडेंट जब कोई सी का ऑपरेट किया जाता है तो उस टाइम पे अगर बीच में कोई मूवमेंट ना हो इसलिए बीच बीच में उसको एनेस्थेटिक दिया जाता है। लेकिन हाना बेशक से नर्स का कोर्स करके आई है लेकिन उसने आज तक कोई ऑपरेशन नहीं देखा है, इसलिए जब ऑपरेशन किया जा रहा था और ब्लीडिंग हुई तो उस टाइम पे सी फील एचिंग, मीन्स उसको वोमिट होने को हो गई और वो एकदम से अपने हाथ को कप करते हुए, जोड़ते हुए, क्लैप करते हुए एकदम से मुंह के आगे अड़ा के जाती है। लेकिन डॉक्टर सदाव यहाँ पे उसके ऊपर एग्रेसिव होता है कि फेंट मत हो जाना, बेहोश मत हो जाना, आप बेहोश हो गए तो ये व्यक्ति भी मर जाएगा क्योंकि मैं आपकी तरफ जाऊंगा और दोनों में से किसी को प्रॉपर नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन जब वो वोमिट करके अंदर आते और पूछती है कि कैसे करना है इस प्रोसीजर को, उसको एनेस्थेटिक कैसे देना है, डॉक्टर सदाव समझाता है कि वेरी इजी प्रोसेस, आप ये कॉटन लीजिए, इसको सैचुरेट कीजिए और उसके नोस्ट्रिल्स के आगे लगा दीजिए। लेकिन जब वो मूवमेंट बंद कर दे तो दूर कर लीजिएगा क्योंकि ज्यादा एनेस्थेटिक यूज के लिए मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि एक तो वो वीक हो गया है लेकिन अभी वो यंग है, अबाउट 25 इयर्स ओल्ड, इसलिए उसके अंदर फुल एनर्जी है, बॉडी उसकी विग्रेस है, पावरफुल है, इसलिए ये कहता कि ये जी जाएगा। अब उनका ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर सदाव बाहर आता है। अब उनके जो सर्वेंट्स हैं वो एग्रेसिव हो गए हैं और जब हाना किसी काम के लिए बाहर जाती है उसके सामने वो इतनी तेज आवाज में जानबूझ के हाना को सुनाने के लिए कहते हैं कि हमारे मास्टर को कुछ ज्यादा ही घमंड है अपने स्किल्स के ऊपर, अपने कैलिबर के ऊपर, कि वो उनको बचाना चाहता है लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये हमारा दुश्मन है। तो ये सारी बातें हाना उसके साथ शेयर करती है कि देखिए हमारे जो सर्वेंट्स पुअर हैं, अनएडुकेटेड हैं, लेकिन वो भी इस बात को समझ रहे हैं, हम क्यों नहीं समझ पा रहे। अब डॉक्टर सदाव होके कहता है इवन आई डू नॉट नो व्हाई आई सेविंग हिम, मैं इसको क्यों बचा रहा हूं ये मेरे ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई चीज है जो मुझे कंपेल कर रही है कि मैं इसको बचाऊं और वो चीज और कोई नहीं, उसका प्रोफेशन है एज ए डॉक्टर, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि मैं किसी भी व्यक्ति के साथ बिना जाति, धर्म या नागरिकता के भेदभाव के उसका इलाज करूंगा। ये सब बातें कहते हैं। कुछ दिन तक तो जो सर्वेंट्स हैं वो अब अपने मालिक के ऊपर पूरी नजर रखे हुए कि क्या क्या कर रहा है, लेकिन रेस्पेक्ट यूं की यूं है। कुछ दिन बाद अब वो सर्वेंट्स एकदम से रिवोल्ट कर देते हैं और अपनी मालकिन को कहते हैं हम इस हालात में काम नहीं कर सकते और मालकिन आप सोचिए आपको पकड़ा गया तो आपके बच्चों का क्या भविष्य होगा। और डॉक्टर सदाव जिनका इतना नाम हो रखा है उनको रोका गया है कि अब हमारी जो जापानीज आर्मी फ्रंट के ऊपर लड़ रही है और उनके सोल्जर्स के साथ भी नहीं भेजा गया क्योंकि जनरल को रिक्वायरमेंट हो सकती है, इतना एमिनेंट फेमस है और आप ऐसे गलत काम को अंजाम दोगे तो आपके साथ क्या होगा। इसलिए वो समझाते हैं लेकिन नहीं मानता और ये सारे के सारे घर छोड़ के चले जाते हैं। अब घर छोड़ के जाने के बाद यहाँ पे हाना जो काम करने की यूज टू नहीं दी, फिर वो जैसे तैसे करके डोमेस्टिक चोर्स को इन द कोऑपरेशन ऑफ डॉक्टर सदाव वो कंप्लीट करती रहती है। लेकिन जिस दिन सर्वेंट उनके घर से चले गए, इट वॉज अबाउट 7th डे, लगभग 7वां दिन था, उसके जाने के बाद उस दिन दो घटनाएं घटित हुई कि जो जनरल था, ओल्ड जनरल, वो काफी कमजोर हो गया और उसने अपने मैसेंजर को कहा कि आप जाके डॉक्टर सदाव होकी को बुला के लाइए क्योंकि मुझे इमरजेंसी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जब वो ऑफिसर गया अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में तो हाना
अपने किचन में बैठी हुई थी, उसने देखा कि आ गया, वो कुछ भी नहीं बोल पाई और डॉक्टर सदाव होके अपने ऑफिस में बैठ के उसने बाहर की तरफ दरवाजा खोल रखा था ताकि सनशाइन आ सके और वो विटामिन डी या और भी अपनी जो रोशनी है प्रॉपर रहे, ये चीजें काम को कंप्लीट कर रहा था। मे भी वो वहां की आर्मी को, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहता था कि मेरे घर ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया हुआ है। उसने उसको आधा अधूरे नोट पे बंद किया और वापस अपने डस्टबिन में डाल दिया। क्या पता किस बात में उसको यहाँ पे फिर रोक लिया। लेकिन जब वो ऑफिसर सीधा उसके ऑफिस में आया तो डॉक्टर सदाव कहता कौन है, क्यों आए हो। लेकिन जैसे ही यूनिफॉर्म को देखा तो खड़ा होता, उसका रेस्पेक्ट करता है। और यहाँ पे हाना डरी हुई थी कि यहाँ इनके सर्वेंट्स ने इस बात को डिस्क्लोज कर दिया हो और शायद इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट लेके आया हो। वो डरी है, लेकिन जब उसने डिस्क्लोज किया द पर्पज ऑफ हिज अराइवल हिज कमिंग, कि भाई अभी जनरल काफी वीक महसूस कर रहा है, उसको अटैक आया और उसको आपकी रिक्वायरमेंट है। ये बात सुनते ही हाना रिलैक्स फील करते हैं, कहती है बस ओनली। तो ये कहता है ऑफिसर की आपको बस लगी, उसकी जान पे पड़ी है। वो सॉरी फील करती है और तब जाके रिलैक्स करती है। वो किचन में जाते हैं, जब गुड बाय बोलने से पहले डॉक्टर सदाव होके उससे मिलके जाता और कहता है चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है स्टूडेंट, आपके लेसन के अंदर एक ब्रेक आ गया है। जब डॉक्टर सदाव ओल्ड जनरल के पास जाता है और उसकी कंडीशन को देखता है और उसको बताता है कि साहब आपके साथ ऐसे ऐसे समस्या है, और जब ये महसूस हो गया कि हाँ इसको मेरे सख्त जरूरत है, तब वो डिस्क्लोज करता है कि मेरे घर पे ऐसे ऐसे एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार आया था जो वाउंडेड था, अनकॉन्शियस था, अचेत था। मैं उसको अपने घर लाया, मैंने उसको ऑपरेट किया और वो ठीक है। अब आप बताइए क्या करना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे अब देखिए, डॉक्टर सदाव ने अपना डॉक्टर होने का फर्ज भी निभा दिया, उसका ऑपरेशन कर दिया, और एक पैट्रियोट देशभक्त जो गद्दार की बात की जा रही थी उससे बचने के लिए ओल्ड जनरल को यह भी डिस्क्लोज कर दिया कि उसके घर में एक व्यक्ति है, अब आप चाहें तो उसको मरवा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, आपका काम है। अब ओल्ड जनरल काफी वीक महसूस कर रहा था और कहता है कि क्या मैं, आपने कहा एक ऐसा और एक और अटैक फेस कर सकता हूं, इसके अलावा और कोई अटैक में फेस नहीं कर सकता। सदाव ने समझाया कि आपने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ एक ही, एक से ज्यादा नहीं। अब वो फिर अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद डॉक्टर सदाव उससे बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, और वो कहता है मैं अपने प्राइवेट असैसिन्स को भेज दूंगा और वो उसका मर्डर कर देंगे। इनफैक्ट जो इनसाइड ब्लीडिंग है उसके अंदर वो माहिर हैं। डॉक्टर सदाव इस बात पे एग्री हो जाता है और सोचता है कि ठीक हो जाएगा, ये होगा। और तो और उसने ये भी कहा कि उसकी डेड बॉडी को भी उठा ले जाएंगे। इस बात पे डॉक्टर सदाव बिल्कुल खुश हुआ और वो अपने घर आता है। घर आके वो सोचता है कि एक बार तो मैं हाना को बता दूं, लेकिन उसने सोचा असैसिन्स के कारण कहीं वो घबरा न जाए, इसलिए उसके मरने के बाद जब वो प्रिजनर ऑफ वार को खत्म कर देंगे और डेड बॉडी चली जाएगी तो मैं बताऊंगा। वो शाम को उसका दरवाजा खुला छोड़ के सो जाता है, लेकिन उसको प्रॉपर नींद नहीं आई। हल्की सी भी कोई डिस्टर्बेंस होती है तो वो सोचता है कि असैसिन आ गए और उसको मारेंगे। मॉर्निंग में वो एक एक्सक्यूज बना के, बहाना बना के उसके रूम में जाता है चेक करने के लिए कि शायद उसको उठा ले गए, उन्हें मार दिया होगा। लेकिन जब वो जाके देखता है तो वो सो रहा होता है प्रॉपर एक चैन की नींद। और डॉक्टर सदाव अपनी वाइफ से बताता है कि वो इतना ठीक हो गया कि आराम से सो सके। और सेकेंड नाइट उसने सोचा कि दिस नाइट विल बी द लास्ट नाइट फॉर हिम इन हिज हाउस। उसके घर में आखिरी रात होगी प्रिजनर ऑफ वार के लिए। और उस रात तेज हवाएं चलती हैं, आंधी चलती है, पेड़ों की खटखटाहट है। जब दरवाजे रेटल करते हैं, डोर्स खटखटाते हैं हवा के साथ, तो उसकी वाइफ हाना कहती है हमें बंद कर देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर सदाव होके कहता है नहीं, अब वो इतना ठीक हो चुका है कि अपना दरवाजा खुद बंद कर लेगा। और मॉर्निंग में जाके उसने देखा कि शायद दिस नाइट विल बी द लास्ट नाइट, लेकिन तब भी वहां पे उसको कुछ नजर नहीं आया। और यूं का यूं वो पेशेंट वहीं पे है और वो उठ गया। उसने पहले दिन जब ये कहा था कि भाई मेरे को रेजर चाहिए, उसने आज शेविंग कर रखी है, उसके चेहरे के ऊपर खुशी है। अब वो तेज हवाएं आज बारिश में बदल गई हैं और थोड़ी सी जो छज्जे के ऊपर से पानी गिरता है वो ड्रिपिंग साउंड आ रही हैं और आवाजें हैं, उनके कारण डॉक्टर सदाव ने सोचा आज लास्ट नाइट होगी। और आज डॉक्टर सदाव 2 दिन से प्रॉपर नहीं सो पाया है, जिस वजह से उसको नाइट मेयर आते, दुस्सपन आते, जिसमें वो डर जाता है, सहम जाता है। और हाना कहते हैं सदाव तेरे साथ क्या समस्या है। और ये इतनी आवाज हुई है मैं बाहर जाके देखूंगी। लेकिन डॉक्टर सदाव काफी घबराया हुआ है, सहमा हुआ, और वो सोचता है कि अगर 1% असैसिन्स आए होंगे उसको उठा के ले जाएंगे और हाना की तो कहीं पता न चल जाए, डिस्क्लोज ना करे, वो हाना को भी मर्डर कर सकते हैं। इसलिए उसकी आंखों में जो डर था सदाव की आंखों में, इसके कारण हाना वहीं पे रुक गई और वो लेट गई। अगले दिन उसने देखा कि वो पेशेंट तो वहां पे फिर है। अब डॉक्टर सदाव ने सोचा कि आई कांट वेट एनी मोर, इससे ज्यादा मोर इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अब कुछ करना होगा। वो अपनी
जो बोट है वो चीजें देता है उसको, और खाने पीने का सामान दे देता है, और इसको ये कहता है कि भाई अब आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि आप यहाँ पे हैं, और पकड़े गए तो आपको भी पता है। अब जो अमेरिकन यूएस नेवी का प्रिजनर हुआ है, टॉम नाम का कैंडिडेट है, वो भी समझ गया, उसका आभार प्रकट करता है, थैंक यू कहता है, और वो उसको सारा सामान देके कहता है आप वहां जाइए, और उसकी एक पर्सनल टॉर्च देता है कि वहां पे जो एक आइलैंड है उस पे कोई बस्ती नहीं है, क्योंकि बारिश के दिनों में मानसून के टाइम पे वो पानी से फुल हो जाता है, लेकिन अब ऐसा मौसम नहीं है। आप वहां पे जाके कोरियन फिशिंग बोट जो आएगी उसका वेट कीजिए, उसमें चले जाइए, क्योंकि जो आइलैंड है उसके साइड का हिस्सा काफी फैदम डीप है, काफी गहरा है, इसलिए वहीं से वो जाएंगी। तो वहां जाके वेट करता और उसको कहा कि अगर आपको फिशिंग बोट ना मिले, कोरियन बोट ना मिले, तो शाम के आपके पास सब कुछ है, सुरक्षित है, तो एक लाइट देना, और आपके पास भोजन वगैरह अगर खत्म हो जाता है तो आप मेरे को डबल टॉर्च की डबल लाइट दे देना। इस प्रकार से उसको दे के सामान भेज देता और उसके सिर के ऊपर एक ब्लैक कपड़ा बांध देता, ताकि अगर कोई व्यक्ति देखे भी तो उसके बालों के कारण जो ब्लोंड हेयर होते हैं आइडेंटिफाई ना कर ले, इसलिए उसको भेज देता है। और डॉक्टर सदाव होकी जनरल को भी मिलने जाता है, और जब जनरल से मिलने जाता है तो जनरल ऑपरेशन के बाद इस दौरान उसका ऑपरेशन हो चुका है, और जब मिलता है वो होश में आता है, तो कहता है कि महाराज श्रीमान मैजेस्टी, मैंने आपसे बताया था वो व्यक्ति मेरे घर से भाग गया है। वो कहता भाग गया, मैंने आपको प्रोमिस तो किया था, वादा तो किया था कि मैं उसको मरवा दूंगा, मेरे असैसिन क्या मैंने नहीं भेजे? तो डॉक्टर साहब कहता नहीं। फिर वो सॉरी फील करता है कि आपको तो पता है मेरे कारण कि भाई मैं अपनी बीमारी के कारण दुखी था, तो ये डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी तो नहीं कह सकते कि कर्तव्य विमुखता, उसकी प्रॉब्लम थी जिसने उसको मजबूर किया, कंपेल किया। कई बुक्स में आपको डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी भी मिलेगा कि वो कर्तव्य विमुख हो गया था, सेल्फ सेंटर्ड हो गया था, कि भाई मैं नहीं भेज पाया, ये बात आप किसी को डिस्क्लोज ना करें कि भाई ऐसे ऐसे आपने मुझे बताया था। और अब डॉक्टर सदाव भी पहले समझ गया था जब उसने कहा आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको सख्त जरूरत थी, और डॉक्टर सदाव ने बता दिया था उस टाइम पे। यहाँ पे ओल्ड जनरल ताकिमा उसको समझाता है कि हम जो जापानीज हैं, हम इसको जर्मन रूथलेसनेस, किसको? जर्मन रूथलेसनेस मीन्स क्रुएलिटी, उसको हम अमेरिकन पोलाइटनेस के साथ मिक्स क्यों नहीं कर पाते? अमेरिकन पोलाइटनेस इसके साथ मिक्स करें। कहने का भाव ये था कि जो जर्मन डॉक्टर हैं, जर्मन ट्रेंड हैं, या जो जर्मन पीपल हैं, वो इतने जबरदस्त पैट्रियोट हैं, देशभक्त हैं कि किसी भी दुश्मन को तुरंत खत्म कर सकते हैं। और अमेरिकन की जो सेंटिमेंटलिटी है, पोलाइटनेस है, विनम्रता है, वो व्यक्ति को ध्यान से रखती है। मीन्स यहाँ पे डॉक्टर सदाव को जनरल ताकिमा समझाना चाहता है कि जब तेरे घर में दुश्मन है तो यहाँ पे आपको ऐसा निर्दयी बन जाना चाहिए, उसको खत्म कर दो, और जब मेरे को ऑपरेशन की जरूरत है तो मेरे ऊपर आप ये पोलाइटनेस दिखाओ। अब वो कहता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा इसको एमलगामेशन को मिक्स करूं, लेकिन जनरल ताकिमा कहता मेरे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट मत करना कि कहीं ये रूथलेसनेस ना आ जाए, मैं बर्बाद ना हो जाऊं। तो ये सारी बातें पता होने के बाद जब उसने आखिरी टाइम कहा कि मैंने तो उनको भेजने का वादा किया था, अब आप किसी को नहीं बताएंगे और मैं ठीक हो गया तो आपको प्राइज दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर सदाव एक किसी और ही इनाम की वेट में है। शाम के टाइम पे एट द टाइम ऑफ डस्क, क्या होता है स्टूडेंट? डस्क। ये दो टर्म होती है हमारी, डान और डस्क। डान तो होता है सूर्योदय के पहले, और रात जाने के बाद जो रोशनी होती है उसको हम बोलते हैं डस्क होता है। सूर्यास्त के बाद और लाइट जलने से पहले जो रोशनी होती है उसको बोलते हैं। कि उस टाइम में वेट करता है, उसको कोई टॉर्च लाइट का सिग्नल मिलेगा, क्योंकि उसको ये कहा था कि अगर वहां पे आपको रहना भी पड़ जाए और भोजन आपका खत्म हो जाता है तो कच्ची मछलियां पकड़ के खाएगा, पकाएगा नहीं, क्योंकि आग के कारण आपके ऊपर डाउट हो सकता है। तो वो देखता है कि कभी कोई सिग्नल आए और मैं उसके बारे में जानूं, लेकिन उसको कोई सिग्नल नहीं मिला। इट मीन्स उसका जो पेशेंट है तो वो जा चुका है। यहाँ पे उसको ये लगता है कि मेरे को पक्का इनाम मिल गया। स्टूडेंट्स, एक साइड से हम देखें तो डॉक्टर सदाव को हम एक ट्रेटर ही मानेंगे, गद्दार ही मानेंगे, जैसे प्रेजेंट के हालात और हम किसी के साथ करें। लेकिन डॉक्टर सदाव होकी ने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल किया है कि ह्यूमैनिटी इज अबोव ऑल, जो मानवता है उससे सर्वोपरि कुछ नहीं है। उसने इसको सबसे ऊपर माना है और उसकी पूजा की है कि कुछ नहीं है। जो दुश्मनी बनाई गई है ये हम इंसानों के
मन की एक इजाद है, अदरवाइज हमें बनाने वाला भगवान ही, और मरने के बाद ऊपर जाके कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं होता, सबको एक ही जगह पे जाना है। और जैसे कि वर्ड हम कहा है शमशान मीन्स समान शानो शोकर, ये जो होता है मरने के बाद सबकी शान बराबर हो जाती है। तो जब वहां पे बराबर है तो जीते जी हम सबके साथ बराबर का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते। अंतिम डिपार्चर इस दुनिया से हो जाता है और हम मिट्टी में ही मिलना है, तो इसलिए यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल सेट किया है, सबको ये सिखाने का प्रयास किया है कि हम एक साथ रहें, मिलजुल के रहें और दुश्मनी को भूल जाएं। स्टूडेंट्स, आई होप दिस लेसन इज वेरी हेल्पफुल for you in learning so many things, but it doesn't mean we should not follow the rule and regulation of our country. We should follow, but whenever we are in between in a fix, what should we follow? At that time we should follow our conscience that can give us best answer. Thank you, students.